नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मीलों में नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गहराइयों में नापी गई थी। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि 1888 के बाद के कुछ साल विवेकानंद के लिए सिर्फ सफर के साल नहीं थे। ये एक सन्यासी का अपने देश को, अपने लोगों को, हाँ, और उसकी असलियत को समझने का एक महाप्रयास था। कह सकते हैं कि एक तरह का आत्म साक्षात्कार जो भारत की धरती पर हुआ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा किस पैमाने पर की गई थी। मतलब स्रोत हमें बताते हैं कि ये कोई आरामदायक सुनियोजित दौरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। विवेकानंद ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया, और वो भी अक्सर पैदल, कभी बैलगाड़ियों में, कभी किसी राजा के मेहमान बनकर, तो कभी कभी तो कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर। मतलब ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। नहीं, ये महज एक तीर्थ यात्रा थी, ये एक खोज थी। बिल्कुल। जरा इस यात्रा की विशालता की कल्पना कीजिए। उत्तर में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के समुद्र तट तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बंगाल तक। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों से मुलाकात की। वे आलीशान महलों में राजाओं और दीवानों के साथ दर्शन पर बहस करते थे, और अगले ही दिन हो सकता है किसी गांव की धूल भरी झोपड़ी में एक गरीब किसान के साथ उसकी सूखी रोटी साझा कर रहे हो। सही बात है। ये भारत को किसी किताब से पढ़ना नहीं था, ये तो भारत को जीना था। और यहीं पर इस यात्रा का मर्म छिपा है। ये जो पूरी तरह डूबकर अनुभव करने वाला दृष्टिकोण था, यही विवेकानंद को बाकी समकालीन विचारकों से बहुत अलग करता है। उनका उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। वे भारत की नब्ज को महसूस करना चाहते थे। स्रोत बताते हैं कि वे घंटों लोगों की बातें सुनते थे, उनके रीति रिवाजों को देखते थे, उनके त्योहारों में शामिल होते और उनके दुखों को समझने की कोशिश करते थे। तो एक तरह से ये जमीनी स्तर पर किया गया सबसे बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक सर्वेक्षण था। हाँ, जहाँ डेटा नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और अनुभवों को संजोया जा रहा था। स्रोत में एक घटना का जिक्र है जो इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक बार वो किसी गांव में एक बेहद गरीब मोची के घर रुके थे। अच्छा। उस परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था सिवाय एक रोटी के, जो उन्होंने शायद अपने लिए बचा कर रखी थी। लेकिन उन्होंने वो एकमात्र रोटी भी विवेकानंद को दे दी। कहते हैं उस रात विवेकानंद सो नहीं पाए। ये घटना उनके लिए महज एक अनुभव नहीं थी, ये एक रेवलेशन, एक रहस्योद्घाटन था। उन्होंने उस निस्वार्थ करुणा और त्याग को अपनी आंखों से देखा। और ऐसी अनगिनत घटनाओं ने ही उनकी सोच को आकार दिया। उनकी यात्रा इस विश्वास का प्रमाण बन गई कि सच्चा भारत महलों में या विश्वविद्यालयों के सेमिनार हॉलों में नहीं बसता। नहीं, सच्चा भारत उन करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है जो शहरों की चकाचौंध से दूर गांवों और कस्बों की कच्ची जमीन पर हर दिन जीवन का संघर्ष करते हैं। उन्होंने सत्ता के केंद्रों से नहीं बल्कि भारत को उसके लोगों से समझा। तो ये एक अजीब विरोधाभास है ना? स्रोत हमें बता रहे हैं कि जहां विवेकानंद को सबसे ज्यादा भौतिक गरीबी और अभाव दिखा, वहीं उन्हें सबसे गहरी आध्यात्मिक अमीरी और नैतिक शक्ति का एहसास हुआ। हाँ, ये कैसे संभव था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और शायद उनकी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी। विवेकानंद ने भारत की शक्ति को उस समय के पारंपरिक पैमानों से नहीं आंका, जैसे आर्थिक विकास या सैन्य ताकत। उन्होंने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि घोर गरीबी में जीने वाला एक आम भारतीय भी ईश्वर में गहरी आस्था रखता है, उसके मन में करुणा है और वो नैतिकता के ऊंचे मापदंडों पर जीवन जीता है। उन्होंने इसी को भारत की आध्यात्मिक पूंजी कहा। आध्यात्मिक पूंजी, ये एक बहुत दिलचस्प शब्द है। मतलब उन्होंने चरित्र और संस्कृति को एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा। हाँ, बिल्कुल। ये एक क्रांतिकारी विचार था। उस दौर में जब दुनिया भौतिक प्रगति की दौड़ में लगी थी, विवेकानंद कह रहे थे कि एक देश की असली महानता उसके लोगों के चरित्र में है, उनकी सहनशीलता में और उनकी आध्यात्मिक गहराई में निहित है। उन्होंने महसूस किया कि सदियों की गुलामी और विदेशी आक्रमणों के बावजूद अगर भारत की सभ्यता जीवित है तो उसका कारण यही आध्यात्मिक पूंजी है। ये वो अदृश्य धागा था जिसने इस देश को एक साथ जोड़कर रखा था। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू था, है ना? क्योंकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि विवेकानंद ने सिर्फ भारत की आत्मा की सुंदरता ही नहीं देखी। नहीं, उन्होंने उसके जख्मों को भी बहुत करीब से देखा।
और शायद यही देखकर उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा हुई। हाँ, और एक सच्चे हितैषी की यही पहचान होती है। वे कोई ऐसे आदर्शवादी नहीं थे जो सिर्फ भारत के गौरवशाली अतीत के गुणगान में खोए रहें। उनकी नजर बहुत पैनी और यथार्थवादी थी। उन्होंने उन कड़वी सच्चाइयों का सामना किया जिनसे शायद कई लोग मुंह मोड़ लेते। बिल्कुल। स्रोत में साफ तौर पर उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। जैसे कि क्या? किन चीजों ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया? देखिए, 3 चीजें प्रमुख थीं। पहली, देश में फैली भयानक गरीबी और भूख। उन्होंने लोगों को भूख से तड़पते देखा और ये बात उन्हें बहुत चुभती थी कि जिस देश में वेदांत का इतना ऊंचा दर्शन हो, वहां लोग भूखे पेट सो रहे हैं। सही कहा। दूसरी, समाज में गहरे तक पैड़ बना चुका छुआछूत और जाति भेद का जहर। ये उनके लिए असहनीय था, क्योंकि ये उनके वेदांत के सर्वत्र ब्रह्म के सिद्धांत के ठीक उल्टा था। मतलब अगर हर जीव में ईश्वर है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता? बिल्कुल। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा की भारी कमी। वे मानते थे कि अज्ञानता ही सारी समस्याओं की जड़ है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन कमजोरियों को अलग अलग नहीं देखा। स्रोत के मुताबिक उन्होंने समझा कि गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को ठीक किए बिना दूसरे को ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक सामाजिक गांठ थी जिसे वे खोलना चाहते थे। ये सिर्फ समस्याएं नहीं थी, ये राष्ट्रीय चेतना पर लगे जख्म थे। बिल्कुल। और इसी समझ ने उनके मिशन को एक दार्शनिक विचार से एक व्यवहारिक योजना में बदल दिया। स्रोत में उनका एक कथन है जो उनके इस पूरे विश्लेषण का सार है। क्या? कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोग मजबूत, शिक्षित और एकजुट ना हो। इस एक वाक्य में उनकी पूरी चिंता और भविष्य का रास्ता दोनों छिपाए। मजबूत यानी शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम, शिक्षित यानी मानसिक रूप से जागरूक, और एकजुट यानी सामाजिक रूप से भेदभाव से मुक्त। ये उनके मिशन का ब्लूप्रिंट था जो इसी यात्रा के दौरान तैयार हो रहा था। सही कहा। ये सारी समझ, सारे अनुभव, भारत की शक्ति और उसकी कमजोरियों का ये पूरा ज्ञान, ये सब एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो गया। कहानी का वो चरम बिंदु, वो निर्णायक क्षण कन्याकुमारी में। मैं बस उस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। हजारों मील की यात्रा के बाद एक थका हुआ सन्यासी देश के अंतिम छोर पर खड़ा है। उसके पीछे पूरा भारत है और सामने विशाल समुद्र। उस क्षण उनके मन में क्या चल रहा होगा? ये क्षण उनकी यात्रा का सार था। आप कल्पना कीजिए, दक्षिण भारत का अंतिम छोर, 3 समुद्रों का संगम और बीच में एक विशाल चट्टान। विवेकानंद तैरकर उस चट्टान पर पहुंचते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे वहां 3 दिन और 3 रात तक गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। और ये कोई साधारण ध्यान नहीं था, ये एक संश्लेषण था, एक सिंथेसिस। संश्लेषण, इसे थोड़ा और समझाइए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी यात्रा के सभी बिखरे हुए धागे उस एक क्षण में एक साथ बुन गए। एक तरफ उनके मन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति की तस्वीर थी, वो मोची का त्याग, वो किसानों की श्रद्धा। हाँ, और दूसरी तरफ भारत की पीड़ा की तस्वीर थी, वो भूख, वो जातिवाद, वो अज्ञानता। कन्याकुमारी की उस चट्टान पर ये दोनों तस्वीरें एक हो गईं। अच्छा। उन्होंने भारत की समस्या और भारत के समाधान को एक साथ देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत के पास आंतरिक शक्ति का विशाल भंडार तो है, पर वो सोया हुआ है। उसे जगाने की और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। और वहीं उस चट्टान पर उन्होंने एक संकल्प लिया। स्रोत के शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन भारत के जनगण के उत्थान के लिए समर्पित कर देंगे। ये कोई भावुक फैसला नहीं था, ये उनकी वर्षों की यात्रा, उनके हजारों अनुभवों और उनकी गहरी समझ पर आधारित एक प्रतिज्ञा थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अस्पष्ट संकल्प नहीं था कि देश के लिए कुछ करना है। उनके मन में रास्ता भी बिल्कुल साफ हो चुका था। अच्छा। उन्होंने पहचाना कि इस सोए हुए राष्ट्र को फिर से जगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: शिक्षा, सेवा और एकता। शिक्षा अज्ञानता को दूर करने के लिए, सेवा गरीबी और दुख को मिटाने के लिए, और एकता सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए। ये त्रिसूत्रीय कार्यक्रम वहीं कन्याकुमारी की चट्टान पर पैदा हुआ था। उनका मिशन अब स्पष्ट था। तो जब हम इन सब अनुभवों को एक साथ रखते हैं, इतनी पीड़ा, इतनी गरीबी, लेकिन साथ ही इतनी गहरी आध्यात्मिकता, एक इंसान के तौर पर उन पर इसका क्या असर हुआ होगा? इस यात्रा ने उन्हें कैसे बदल दिया? इस यात्रा ने एक घूमते हुए भिक्षुक, एक परिव्राजक को एक राष्ट्र निर्माता में बदल दिया।
इससे पहले वे सत्य की, कह सकते हैं, व्यक्तिगत खोज में थे। हाँ, इस यात्रा के बाद उनकी खोज सामूहिक हो गई। वे अब सिर्फ अपने मोक्ष की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के उत्थान की चिंता करने लगे। उनकी आवाज में जो सच्चाई और ताकत आई, वो किसी प्राचीन ग्रंथ या पुस्तकालय से नहीं जन्मी थी। नहीं, वो भारत की जमीन से, लोगों के पसीने और आंसुओं के बीच से, उनकी टूटी फूटी झोपड़ियों और उनके मजबूत दिलों से उपजी थी। इस यात्रा ने उन्हें वो प्रामाणिकता दी जो किसी और तरीके से हासिल नहीं की जा सकती थी। तो संक्षेप में कहें तो स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा ने उन्हें सिखाया कि भारत की असली आत्मा, उसकी असली शक्ति किसी अभिजात वर्ग में नहीं, बल्कि उसकी साधारण जनता की सरलता, उनकी करुणा और उनकी आध्यात्मिक दृढ़ता में बसती है। और इसी अनुभव ने, इसी प्रत्यक्ष ज्ञान ने उनके पूरे जीवन के मिशन को आकार दिया, सोए हुए भारत को उसकी अपनी ही शक्ति का एहसास कराकर जगाना। और विवेकानंद की प्रतिभा इसी बात में थी कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक क्षमता को सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता से जोड़ा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ाव था। अच्छा, उन्होंने ये समझा कि भूखे पेट धर्म की बात करना या वेदांत का उपदेश देना व्यर्थ है। उन्होंने वेदांत के उच्चतम दर्शन को गरीब और जरूरतमंद की सेवा के व्यवहारिक कार्य से जोड़ दिया। नरसेवा ही नारायण सेवा। बिल्कुल, उनका संदेश साफ था। सच्ची आध्यात्मिकता अपने मोक्ष की चिंता करना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछना है। उन्होंने समझा कि भौतिक दुखों को दूर किए बिना सच्ची आध्यात्मिक प्रगति अधूरी है। ये एक बहुत ही समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। स्रोत हमें बताता है कि विवेकानंद ने भारत के उत्थान के लिए शिक्षा, सेवा और एकता का मार्ग पहचाना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आधुनिक भारत के संदर्भ में सेवा और एकता की परिभाषाएं कैसे बदल सकती हैं, और उस दृष्टि को साकार करने के लिए आज की पीढ़ी को किन नई चुनौतियों का सामना करना होगा।